गुड मॉर्निंग। आदिवेश महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ाए हैं कल जो पढ़ाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी के आगे आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, उस मतलब ठोस की ऊष्माधारिता। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। आज इसी बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है, उनको भी हमें जानना पड़ेगा। तो जैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, हीट कैपेसिटी का, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अभी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको मेन टॉपिक जो आपका हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम हीट कैपेसिटी को अगर डिफाइन करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, आइए पहले हम इसको देख लेते हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सबस्टेंस में बी सिंपली बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द इट टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे कहने की बात यही है कि किसी भी सबस्टेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें बढ़ाने के लिए जो भी हीट चाहिए वही आपकी मोल हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, किसी भी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हमें हीट चाहिए वो आपकी होगी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें यही आपकी परिभाषा दिया हुआ है हीट कैपेसिटी की। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है परिभाषा, उसको देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक मोल सबस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 मोल कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हमें हीट रिक्वायर होगी, जो भी हमें हीट जो सप्लाई करनी पड़ेगी वही आपकी होगी मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम इस पे अगर आगे देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ग्राम, ठीक है, कोई सबस्टेंस है, कोई पदार्थ है, 1 ग्राम कोई सबस्टेंस है, इसको हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान बढ़ाने के लिए जो भी हमें हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी वही आपका होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हम इस डिफिनेशन में देखें तो लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी सबस्टेंस का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए कितने हमें अमाउंट की हीट चाहिए वही आपका होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई परिभाषा हीट कैपेसिटी हो गई एक, और एक मोलर हीट कैपेसिटी की और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अगर इनमें स्पेशली दोनों को हम देखें परिभाषा में डिफरेंस में कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ सबस्टेंस के लिए हमें कितना हीट चाहिए, यहाँ पे 1 ग्राम सबस्टेंस के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी 1 डिग्री से तापमान बढ़ाने के लिए। ठीक है, इनमें यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम परिभाषा में है। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की थ्योरी है। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की थ्योरी है। तो इन्होंने ये आपकी जो थ्योरी है ये क्लासिकल है। ठीक है, क्लासिकल का है कि मतलब का है कि ये जो सबसे पहले जो आपकी थ्योरी दी गई थी, जो आदर्शवादी एकदम थ्योरी थी, मतलब इन्होंने पहले एकदम बता दिया था कि ये आपकी पोस्टुलेट को बताए गए थे। तो इनके अनुसार क्या था, आइए देखते हैं इनके अनुसार क्या था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, द केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे ये फिजिक्स का कुछ है नियम इसमें, तो देख लेते हैं ये। द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल मोनोएटॉमिक सॉलिड शुड बी इक्वल टू 3R। ठीक है, यहाँ पे बोला गया द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल मोनोएटॉमिक सॉलिड शुड बी इक्वल टू 3R। यहाँ पे कहा गया कि जो आपकी कोई भी सबस्टेंस है, कोई पदार्थ है, कोई भी कुछ भी है पदार्थ है, उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी उसकी हीट कैपेसिटी होगी 3R। यहाँ पे कहने का मतलब ये था, यहाँ पे इन सब हीट कैपेसिटी की जो आप लिखा हुआ है इसमें पहला पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है उसका अगर टेम्परेचर हम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं तो भी उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी 3R चाहिए। अगर हम इसको अगर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी इसकी हीट कैपेसिटी जो होगी वो 3R होगी। अगर मान लीजिए हम 0 केल्विन से 5 केल्विन 6 केल्विन जो भी हो 100 केल्विन तक मान लीजिए ले जाना चाहते हैं तो भी जो इसकी हीट कैपेसिटी होगी 3R होगी। अगर ये तो हाँ हुआ इनका जो बताया था पहला पॉइंट। ठीक है, अगर नॉर्मल वे तरीके से देखें हम तो यहाँ इन्होंने कहा क्या, जैसे मान लीजिए हम किसी बर्तन में पानी ले लेते हैं
तो उसमें जो हम हीट की सप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो याद रहेगी। मतलब मान लीजिए एक छोटा सा बर्तन है, ठीक है, इसमें हम हीट की सप्लाई कर रहे हैं। इसको गर्म करने के लिए मान लीजिए इसका टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, इसको करना चाहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, आप जो भी करना चाहते हैं 11 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, ठीक है। इसको जो हीट हमें चाहिए 10 से 11 करने के लिए ये चाहिए आपको 3R, ठीक है। अगर हम यही मान लीजिए थोड़ा सा बर्तन बड़ा ले लेते हैं हम लोग, अब इसमें हीट सप्लाई करते हैं तो इसके लिए भी इन्होंने बोला कि 3R हीट चाहिए। लेकिन अगर हम देखें अगर छोटा बर्तन है, अगर कम पानी है उसमें, जो आपकी हीट चाहिए वो ज़्यादा कम चाहिए। अब वही बर्तन अगर बड़ा है और उसको हम हीट देंगे अगर पानी को तो ज़्यादा हीट चाहिएगा, उसको हम टेम्परेचर बढ़ाना है तो, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से अगर सोचें थोड़ा बहुत तो अगर देखेंगे तो ये जो पहला पॉइंट बोला था ये गलत है, कंप्लीटली नहीं गलत है। अगर देखें हम लोग तो यहाँ क्योंकि इन्होंने बोला कि जो भी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड होगी वो 3R होगी। इन्होंने सिंपल से बोल दिया कि जो भी हीट कैपेसिटी होगी वो 3R होगी। वो किसी के लिए भी हो सकती है, जो हायर टेम्परेचर के लिए भी हो सकती है, लोअर टेम्परेचर के लिए भी हो सकती है, और जो आपका मीडियम रेंज का जो टेम्परेचर आएगा वो उसके लिए भी हो सकती है। ये इनका पहला पॉइंट था। अब इन्होंने क्या बोला सेकंड पॉइंट में, ये आपका पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला, द मोनो एटॉमिक सॉलिड कैन बी कंसिडर एज द कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक कहने का मतलब हुआ, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, ठीक है, ये सिंगल होता है, एटम मतलब एटम ही होता है जानते हैं हम, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक जो सॉलिड होते हैं उन्हें बोला कि ये जो आपके सॉलिड होंगे ये कलेक्शन ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर होंगे। ऑसिलेटर में ऑसिलेटर मतलब होता है दोलन, ठीक है। ये होंगे कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर होंगे, और जो इनकी एनर्जी होगी वो 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। जो ये कलेक्शन ऑफ जो ऑसिलेटर होंगे इनकी जो एनर्जी होती है वह 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इन्होंने सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बोला। अब देखते हैं अगर इस चीज़ को देखें आगे, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द मीन वाइब्रेशन एनर्जी ईच एटम शुड बी 3 kT। पहले यहाँ पर अगर हम देखें जो आपका जो ये दिया हुआ द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका है 3 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ की एनर्जी के हिसाब से बताया गया है एक डिग्री फ्रीडम ऑफ एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो होती है KT के बराबर, ठीक है। जब यहाँ पे लिखा हुआ 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हो जाएगा ये 3 KT। तो यहाँ पे ही यही बात में लिखा गया है द फ्रॉम ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द मीन वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ईच एटम शुड बी 3 kT, ठीक है। ये इनका तीसरा पॉइंट था। अगर ये आपका हुआ एक एटम के लिए, जो एक एटम के लिए जो एनर्जी हुई आपकी वो हुई आपके 3 kT। लेकिन अगर हम एक मोल के लिए निकालना चाहें, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कोई भी पदार्थ है उसमें अगर हम एक मोल के लिए निकालना चाहते हैं, आवोगाड्रो नंबर जो होता है उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं उस एटम में, तो वो आपका निकल जाता है 1 मोल के लिए, ठीक है। तो आपका ये एक एटम के लिए है एनर्जी, ठीक है। अगर हम यही अब 1 मोल के लिए निकलना चाहें, 1 मोल के लिए अगर निकलना चाहेंगे तो हो जाएगा N × 3 kT, ठीक है। जहाँ पे N आपका होता है आवोगाड्रो नंबर होता है, K आपका होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये आपका, ये T आपका टेम्परेचर होता है। ये जो टेम्परेचर आपका होगा ये केल्विन में होगा, ठीक है, ये केल्विन में होगा आपका, ठीक है। और ये चीज़ और हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आप हीट की कैपेसिटी होती है उसको लिख सकते हैं CV = ΔE/ΔT, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका इतना पता होना चाहिए हमें। अगर हम यही इसके पहले बता चुके हैं इन्हीं सब बातों को, ठीक है, ये मैंने बताया इसके पहले अभी कि 1 मोल के लिए मोनोएटॉमिक जो सॉलिड होगा, 1 मोल मोनोएटॉमिक सॉलिड के लिए जो उसकी एनर्जी होगी वो 3 kT कर सकते हैं, जहाँ पे N आपका आवोगाड्रो नंबर है और K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप एक चीज़ और समझ सकते हैं हम लोग, अब आप अगर देखेंगे तो N ×
के होता है आर के बराबर। जहाँ पे आर होता है ये गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी जगह है, इन दोनों की जगह एन और के की जगह पे आर रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे तब लिख सकते हैं E इक्वल टू 3RT, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें इस इक्वेशन को, अगर हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अगर इस इक्वेशन पे यहाँ पर रख देते हैं तो होगा क्या, देखते हैं। अगर E की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो होगा क्या, डेल E डेल 3RT डेल टी भी आप E इक्वल टू होगा CV के, ठीक है। अगर हम इसकी आगे देखें, डेल टी अपॉन डेल टी बाहर निकाल लेंगे, आपका जो RT है 3R बच जाएगा, क्योंकि R आपका गैस कांस्टेंट है, 3 आपका भी वही कांस्टेंट है, ठीक है। इसको बाहर कर लेते हैं और फिर इक्वल टू CV कर देते हैं, ठीक है। तो डेल टी कट जाता है तो CV इक्वल टू बचता है आपका 3R, ठीक है। ये इन्होंने बताया था कि जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड होती है, इन्होंने प्रूव कर दिया था भाई, जो इसके पहले ही बताया गया था पहला पोस्टुलेट में यहाँ पे, कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल मोनो एटॉमिक सॉलिड शुड बी इक्वल टू 3R, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि जो हीट कैपेसिटी होगी मोनो एटॉमिक सॉलिड के लिए वो 3R होगी। इन्होंने इस चीज़ को बता दिया यहाँ पे। ये हो जाएगी 3R, ठीक है। ये इस चीज़ को इन्होंने बता दिया। तो आगे देखते हैं होता क्या फिर इसके, इस इक्वेशन को अच्छा क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन आपकी आई है ये, इसके बोलते हैं डी लॉन्ग पेटिट लॉ, ठीक है। इस इक्वेशन को बोलते हैं डी लॉन्ग पेटिट लॉ, ठीक है। ये आपका क्लासिकल हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जैसे हम अभी बताएं इसके पहले कि सभी के लिए जो उन्होंने बताया था कि हीट कैपेसिटी सभी मोनो एटॉमिक सॉलिड के लिए वो 3R होती है, वो सब के लिए लागू नहीं हो सकती। हो सकता है कि हाई टेम्परेचर पे लागू हो सकता है कि मिडिल पेनल लागू हो, मिडिल जो टेम्परेचर हो, मतलब मिडिल का मतलब हुआ कि कोई मान लीजिए बहुत 600-700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ठीक है, उसके लिए हो सकता है जो हीट कैपेसिटी हो 3R लागू हो जाए। लेकिन जो आपका 0 से मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ाना है, तो उसके लिए जो 3R है वो अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कि मैं इसके पहले बताया, इसको समझने के लिए सिंपल भाषा में और कर सकते हैं एक चीज़, कि जो छोटा सा गिलास लेते हैं उसमें कोई पानी लेते हैं, ठीक है, उसको गर्माते हैं, और एक बाल्टी में पानी लेते हैं, उसको गर्माते हैं। तो इन दोनों को जो हमें गर्माने के लिए जो और टेम्परेचर मान लीजिए, इसको हमें करना है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इसको भी सेम करना है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। इसमें जब हम हीट की सप्लाई करेंगे, इसमें हीट हमें जो चाहिए वो कम चाहिए होगी, और इसमें जो हीट चाहिए होगी ये ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि इसमें अमाउंट है इसमें ज़्यादा है। तो लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि जो मोनोएटॉमिक सॉलिड होगी उनके लिए जो हीट कैपेसिटी होगी उसकी 3R होगी, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई है। तो इसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने इसको में करेक्शन किया, ठीक है। तो उसी को हम आगे देख लेते हैं, देखते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो क्वांटम थ्योरी है इसके लिए क्या बोलती है, वो क्लासिकल आपकी थ्योरी थी और ये आपकी क्वांटम थ्योरी है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के लिए। आइए देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं फिर। ईच एटम इन द लैटिस इज इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल क्वांटम ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, पहले मगर देखें कि ऑल मोनो एटॉमिक सॉलिड इक्वल ऑल मोनो एटॉमिक सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी होगी 3R होगी। तो यहाँ क्या बोला गया, द एटम इन द लैटिस इन इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल क्वांटम ऑसिलेटर। यहाँ पे बोला गया कि जो आपके एटम होंगे, ठीक है, जो एटम होंगे वो 3 डायमेंशनल में होंगे, ठीक है, किधर भी जा सकते हैं 3 डायमेंशनल मतलब, ठीक है, किधर भी जा सकते हैं, और वो ऑसिलेटिंग इन नेचर होंगे, ठीक है। वो पहली बात। और एक चीज़ बोला उन्होंने, ये इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर निर्भर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक छड़ी है, इसमें कोई हम गर्म करेंगे तो वो एक सिरे पर गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे पे गर्म हो जाती है, थोड़ा बहुत तो गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि अगर देखें जबकि हम एक सिरे गर्म किए हैं, दूसरे सिरे को नहीं गर्म किए हैं, लेकिन फिर भी दूसरा सिरा आपका गर्म हो जाता है। तो जो आपका ये जो इंडिपेंडेंट है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन हाँ
अगर इन्होंने समझाने के लिए सिंपली तरीका बना दिया कि ठीक है चलिए हम मान लेते हैं इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट इन्होंने ही बोला कि ईच एटम इन द लैटिस इज एन इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल क्वांटम ऑसिलेटर, ये इन्होंने पहला बोला। और दूसरा क्या है इनका पोस्टुलेट है, द एवरेज एनर्जी पर डिग्री फ्रीडम इज नॉट केटी। जो वहाँ पे बोला गया था फ्रॉम द इक्विपार्टीशन लॉ, बोला गया था जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी कि एनर्जी होगी वो होगी आपकी केटी। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो एनर्जी होगी वो केटी न होकर जो प्लांक कांस्टेंट ने एक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी दी थी वो होगी, उसका था एच म्यू अपान ई टू द पावर एच म्यू स्लैश KT -1, ठीक है। ये उन्होंने आइंस्टीन जी ने इसको एज्यूम किया, न कि K2 किया, ठीक है। अगर इस चीज़ का अगर हम देखें, एक ये जो एनर्जी है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। यहाँ पे देखें जो KT थी, इक्विपार्टीशन लॉ से जो हम निकाले थे डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी, वो KT थी, वो 1 के लिए थी। और यहाँ पे जो थी, यहाँ पे जो एनर्जी है 3 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगी, 3 के लिए आपकी हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, जब 3 के लिए हो जाएगा 3 एच म्यू ई टू पावर एच म्यू अपान KT -1, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी एक एटम के लिए एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब एक एटम के लिए हो गई है, और हम 1 मोल के लिए अगर निकालना चाहें, इसी को अगर 1 मोल के लिए हम निकालना चाहें, अगर इसको हम देखें, एक ये जो आपकी एनर्जी होगी इसको लिख सकते हैं ई डॉट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर हम 1 मोल के लिए निकालना चाहें तो कर सकते हैं कि E बराबर N इंटू 3 एच म्यू ई टू पावर KT -1, ठीक है। ये आपकी होगी एक एटम के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। जहाँ पे N आपका आयोगार्डो नंबर है, H आपकी प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका प्लांक कांस्टेंट है, म्यू आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हुआ, ये आपका इक्वेशन हुआ जो इन्होंने आइंस्टीन जी ने हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के लिए बताया। अगर आप इसको और सिंपली तरीके से लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसके पहले और चीज़ एक देखे थे, जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड था एट कांस्टेंट वॉल्यूम था CV = del E अपान del T, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आया है एनर्जी इसकी आई है एक मोल के लिए क्वांटम थ्योरी के अनुसार से। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे, ठीक है, ये इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये अगर यहाँ पे जो हम रखते हैं तो इसका जो हमें मिलता है, कुछ मिलता है इस तरीके से। अगर जब हम इसको वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा, आपका बनेगा 3 n डॉट, ये आपका आयोगार्डो नंबर है, कि आपका है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, कोष्टक में है HB अपान KT है, KT का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये आपका है EH म्यू स्लैश KT अपान EH म्यू KT स्लैश -1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बना जो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के लिए बोला गया था, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो आपका बनाया है, यही आपका हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के लिए क्वांटम थ्योरी के हिसाब से आपका इक्वेशन हुआ। अभी ये इक्वेशन जो आपका है, जो उन्होंने बताया था कि हीट कैपेसिटी जो होगी सभी मोनोटॉमिक सॉलिड के लिए 1 होगी, 3R होगी। अब इस इक्वेशन के हिसाब से ये जो गलत था ना, यहाँ पे अगर देखें जो हम बताए थे इसके पहले, जो सिर्फ छोटे से बर्तन में कोई हम लेते हैं, ठीक है, गर्म करने के लिए लेते हैं, तो उसके लिए जो हीट चाहिए अलग अलग चाहिए हुई। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें, ये जो इक्वेशन है ये इस फिनोमेना को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर देता है। तो करते क्या है, एट हाई टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर जो है, जैसे कोई भी पदार्थ था, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई पे है, ठीक है। तो उसको जो हीट कैपेसिटी चाहिए वो जो 3R थी उनकी, वो बताया गया था। तो यहाँ पे ही माना गया कि मान लीजिए टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर मान लीजिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो होता क्या है, जो 1 है आपका ये निगलेक्ट हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जो -1 है ना, ये 1 की वैल्यू 1 निगलेक्ट हो जाती है, तब आपका जो इक्वेशन बन क्या था, अगर इसको सॉल्व करेंगे पूरा,
तो बनता है आपका जो हीट कैपेसिटी होगी आपकी ये CV इक्वल टू 3n की होती है, जहाँ पे n के बराबर R हो जाता है, और ये जो आपकी क्लासिकल वैल्यू है इससे मैच कर जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो क्लासिकल थ्योरी में बताया गया था हीट कैपेसिटी जो होती है, जो हाइयर टेम्परेचर पे तो काम करती है, ठीक है। अभी इसके ग्राफ के हिसाब से भी देख लेते हैं, इसको हम देखेंगे भी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो आपका जो हाइयर टेम्परेचर होगा वो जो आपकी क्लासिकल वैल्यू थी उसको वो सेटिस्फाइड कर देता है। अब जैसे लोअर टेम्परेचर पे क्या था, वो बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं हम लो टेम्परेचर पे क्या होता है फिर, ठीक है। लो टेम्परेचर क्या होता है, मान लीजिए लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर है, तो ये आपको hμ/kT है, ये आपका यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस चीज़ को, ठीक है। ये इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इस चीज़ को इग्नोर हम कर सकते हैं। तो इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन को, तो आपका जो इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। वो ये आपका होगा एट लो टेम्परेचर पे। तो इस चीज़ को अगर हम ग्राफ के थ्रू अगर समझना चाहें अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर इसका लो है, ठीक है, इस चीज़ का लो टेम्परेचर है, तो क्या होगा, क्योंकि ये देखिए e⁻hμ/kT है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर इसका टेम्परेचर लो है, अगर मान लीजिए ये hμ है, अगर ये टेम्परेचर लो है, कहने का मतलब ये कि इसकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर जो आपका हर है, अंश और हर है, नहीं, ये अंश आपका ये है और ये हर है, जो आपका जो नीचे वाला पोर्शन अगर छोटा है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो अगर छोटा है, तो आपकी जो इसकी वैल्यू पूरी आएगी वो बड़ी आएगी। अगर जब ये पूरी वैल्यू अगर बड़ी जाती है तो आपका जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है वो भी ठीक बड़ी होगी। तो यहाँ पे इन्हीं बात को बोला क्या कि मतलब जैसे जैसे आपका, यहाँ पे देखते हैं ग्राफ से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है कि क्या क्लास का वैल्यूम बोला गया था, ठीक है, कि जो हाइयर टेम्परेचर देखें, ये आपका मान लीजिए ये हाइयर टेम्परेचर है, ये हाइयर रेंज का है टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका मिडिल टेम्परेचर है, ठीक है, ये लोअर टेम्परेचर है। यहाँ पे जो अगर देखें इसकी जो वैल्यू है हीट कैपेसिटी, यहाँ पे क्या है, ये आपकी ये है हीट कैपेसिटी है, ये आपकी ये आपका हीट कैपेसिटी है, ठीक है। ये आपकी हीट एक कैपेसिटी है, ये आपकी है टेम्परेचर है, ठीक है। ये टेम्परेचर है लेकिन एक केल्विन में है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें हम हाइयर टेम्परेचर देखें, हाइयर में, ठीक है, इधर देखते हैं जो आपकी हीट कैपेसिटी है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ मान कुछ भी होगा, 0 हो सकता है, 100 है, मान लीजिए 200 है, फिर 300, ठीक है। इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे इधर में देखें, यहाँ मान लीजिए हाई टेम्परेचर देख रहे हैं 200 से अगर हम जब 300 टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं Ag का, तो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी हो 3R है, ठीक है। ये जो आपकी हीट कैपेसिटी है ये 3R है, लेकिन जब इसके नीचे हम आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी है Ag की वो घटती जा रही है। और इसी चीज़ को डिफाइन किया था इस मतलब जो एट लो टेम्परेचर में, यहाँ से यहाँ से इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया था इस चीज़ को, ठीक है। तो इस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्वांटम की एनर्जी द्वारा जो आपका जो ये वेरिएशन आ रहा था 3R के लिए, हीट कैपेसिटी के लिए, ये अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया था इस इक्वेशन द्वारा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और भी है तो